नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम एक विशेष योजना के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और सब लोगों को मालूम है कि पहले भी गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम्स आते थे, पर वो मंगलवार को हम आपके लिए ऑर्गेनाइज करते थे। लेकिन अब इन प्रोग्राम्स को संडे को आपको दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो संडे है आज, रविवार है आज, शाम 6 बजे के आसपास आपको ये प्रोग्राम मिलता है। गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम में आज हम जिस स्कीम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है प्रसाद स्कीम। हालांकि ये कोई इसी साल आने वाली स्कीम नहीं है, इसी साल लॉन्च की जाने वाली स्कीम नहीं है, पुरानी स्कीम है। लेकिन वर्तमान समय में लगातार पिछले 2-3 महीनों से ये चर्चा में रह रही है और अभी हाल ही में जो मार्च का महीना बीता है उसमें भी ये चर्चा में थी। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस स्कीम पर भी एक नजर डाली जाए। तो आज की स्कीम आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो गई होगी। हम चर्चा करेंगे प्रसाद स्कीम के बारे में। क्या है ये प्रसाद स्कीम, सारी डिटेल हम लोग जानेंगे। लेकिन आप लोगों से अनुग्रह है, अनुरोध है कि इस वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बीच से जुड़े हैं तो इसे शुरू से देखिए, क्योंकि इसका एक एक शब्द, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन के प्रारंभ में पिछले सेशन के अंत में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर बताए जाएंगे। फिर बीच में आपको पूरी स्कीम डिटेल की जाएगी, प्रसाद स्कीम के बारे में सारी डिटेल की जाएगी। और अंत में सेशन में हम ये चर्चा करेंगे कि इस स्कीम से जो आप पढ़े हैं इससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, और अपेक्षा करेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में उन प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। तो सेशन के अंत तक जरूर रहिएगा हमारे साथ में। शुरुआत करते हैं हम पिछले सप्ताह के प्रश्न के माध्यम से। पिछले सप्ताह हमने OROP यानी वन रैंक वन पेंशन स्कीम के बारे में आपको बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक है वहां पर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं आसानी से। प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा मंत्रालय वन रैंक वन पेंशन योजना से जुड़ा है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर राजस्व विभाग। इसका सही उत्तर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में दिया था। इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा था, हाल ही में खबरों में रही वन रैंक वन पेंशन यानी OROP योजना के लाभार्थी कौन हैं। 2 इसमें स्टेटमेंट दिए गए थे, सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कर्मी पेंशन या पेंशनर, सशस्त्र बलों के परिवार पेंशनर। तो इसमें OROP स्कीम मैंने कल बताया था या पिछले बार बताया था कि सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कर्मी जो हैं, जो पेंशनर हैं, वो साथ ही साथ उनके जो डिपेंडेंट हैं या फिर सशस्त्र बलों के परिवार के जो परिवार पेंशनर्स हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस कथन का सही उत्तर हो गया 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी विकल्प सी सही है। जिन लोगों ने दोनों प्रश्नों के सही जवाब दिए उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्कीम को पढ़ा है या फिर उनको पहले से जानकारी अच्छी रही है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे देता हूं। स्टडी IQ IAS हिंदी ने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए लाइव फाउंडेशन बैच की शुरुआत करी है और इस क्रम में हम लगातार बैच 1, 2, 3 और अब बैच 4 जारी कर चुके हैं। लाइव फाउंडेशन बैच 4 में तमाम सारे फीचर्स हैं जो कि आपको पिछले बैचेस में भी मिलते रहे थे, जिसमें आपको जो भी PDFs हैं, नोट्स हैं, हैंडआउट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, ज्ञानवाड़ी सेशंस हैं और तमाम सारे इंटरेक्टिव जो कोर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको इसमें मिल रही हैं। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और एडमिशन लेने के पश्चात आपको इसकी क्लासेस जो हैं वो 22 अप्रैल से मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो 22 अप्रैल से इसकी पहली कक्षा प्रारंभ होगी। इससे पहले आप एडमिशन ले लें। यह बैच भी शाम 6 बजे अन्य बैचों की भांति शुरू किया जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे प्रसाद योजना के बारे में। अब शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जरा स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। लिखा है PRASHAD, PRASHAD, प्रसाद। कहीं कहीं पर इसको आप PRASAD भी पढ़ेंगे और दोनों में एक H का जो है वो अंतर आपको देखने को मिल रहा है। PRAS के बाद यहां पर H लग गया है और प्रसाद ये नई योजना बनी है। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं पर आपको प्रसाद या कहीं पर प्रसाद, ये 2 नाम देखने को मिल सकते हैं और दोनों के क्या उपयोगिता है मैं आपको अभी इसी सेशन के दौरान बताऊंगा। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इससे इसमें परिवर्तन किस प्रकार से किया गया, क्या है ये H, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रसाद योजना, इस पर हमारा डिस्कशन होने जा रहा है और हम ये जानेंगे कि ये डिस्कशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये योजना खबरों में है। तो हमें ये जानना होगा कि ये योजना खबरों में क्यों है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पर्यटन मंत्री जो हैं श्री जी किशन रेड्डी जी, उन्होंने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में लिखित उत्तर दिया। अतारांकित प्रश्न था
और उसका इन्होंने एक रिटन आंसर दिया। रिटन आंसर में माननीय श्री जी किशन रेड्डी के द्वारा कहा गया कि पर्यटन मंत्रालय बहुत सारी बातों के साथ साथ सप्तमोक्षपुरी यानी कि सप्त मुक्ति जो स्थल हैं, सप्तमोक्षपुरी, सप्तमोक्षपुरी, ये जो स्थल है या जो स्थल हैं जिनको आप सात मुक्ति धाम भी कहते हैं, सात मुक्ति स्थल या मुक्ति धाम, मुक्ति धाम, ये जो हैं सात मुक्ति स्थल या सात मुक्ति धाम जो हैं, इन स्थलों का यहां के जो पर्यटन है इनका बढ़ावा देने के लिए और यहां पर्यटन के साथ साथ इनके जो लोकल उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, साथ ही साथ डिजिटल मीडिया के माध्यम से और घरेलू और वैश्विक बाजारों में प्रचार अभियान के माध्यम से इसकी जागरूकता की कैंपेनिंग शुरू कर चुका है। और पर्यटन मंत्रालय के लिए उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन मंत्रालय की जो वेबसाइट है उसके साथ साथ जो दूसरे भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उनके माध्यम से इन जगहों का प्रचार किया जा रहा है। तो बेसिकली ये सात मुक्ति धाम हैं। ये सात मुक्ति धाम कौन कौन से हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, और माया जो है ये आप हरिद्वार में लिख देंगे, हरिद्वार, मायापुरी, हरिद्वार। मथुरा आपको मालूम है, अयोध्या आपको मालूम है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, अवंतिका, ये उज्जैन है, उज्जैन, जिसे आप उज्जैन कहेंगे। ये काशी आपको मालूम है, वाराणसी, ठीक है। काशी, कांची, अवंतिका, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, तो चार तो ये हो गए। इसके अलावा पुरी जो कि उड़ीसा में है या ओडिशा, द्वारका, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 ये स्थान हैं जिनको सात मुक्ति धाम के रूप में जो यहां पर जो आंसर दिया गया है उस सप्त मोक्षपुरी में इन 7 स्थलों की बात करी गई है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गरुड़ पुराण में एक श्लोक है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारिका, रेवच सप्त मोक्ष धामम, ऐसे करके एक श्लोक है। थोड़ा हो सकता है गलत सलत में थोड़ा सा बोला हो, लेकिन जो स्थान है 7 वो ठीक मैंने बोले हैं। अब उस श्लोक के अकॉर्डिंग जो है कांची जो है वो एक अलग मोक्षपुरी है और अवंतिका जो है वो एक अलग मोक्षपुरी है, लेकिन वेबसाइट में जो अपडेटेड है वो मैंने यहां पर लिखा है, तो आप एक बार मैच कर लीजिएगा खुद से। अब मुझे नहीं मालूम कि कांची अवंतिका को उन्होंने एक साथ क्यों बोला है। पीआईबी की जो वेबसाइट है उस पर भी यही अपडेटेड था, जो राज्यसभा में जो उत्तर रिटर्न में दिया गया है उस लेटर में भी यही लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको इन नामों के साथ लेकर के आया हूं। अदरवाइज तो जो 7 जो उस श्लोक में सप्तमोक्षपुरी के नाम हैं वो हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु वाला है, फिर अवंतिका जो कि उज्जैन में है। पुरी का नाम उसमें नहीं है, यहां पर श्लोक में जो पुरी आया है शायद उसको इन्होंने पुरी के रूप में ले लिया है। पुरी का मतलब ही होता है स्थान। मोक्षपुरी, सप्त मतलब 7, मोक्ष मतलब अंतिम, जो कह सकते हैं जन्म मृत्यु के बंधन से जो मुक्त होने की प्रक्रिया उसे मोक्ष कहते हैं। और पुरी, पुरी मतलब स्थल, मोक्षपुरी का मतलब स्थल। तो यहां पर पुरी का मतलब उड़ीसा ले लिया गया है। उन सप्त मोक्षपुरी में उड़ीसा शामिल नहीं है, लेकिन यहां पर शामिल है जो आपने पर्यटन मंत्रालय को देखा है उसने, तो उस पर इनका जो है खर्चा भी है। और आप उस शीट को पढ़ेंगे तो उसमें अपडेशंस भी दिए हुए हैं, कितने करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं, डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है, ऐसा डिटेल भी दिया हुआ है, वेबसाइट में पड़ा हुआ, आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। बहरहाल तो मैंने आपको बताया कि राज्यसभा, अब ये इसी वजह से चर्चा में आ गया, इसी वजह से ये जो प्रसाद योजना है वो चर्चा में आ गया। आप कहेंगे कि सर आप इससे प्रसाद योजना का क्या लेना देना है? तो लेना देना है, तमाम सारे जो पर्यटन स्थल जो हैं
उनमें पर्यटन को बढ़ावा देने, उनमें पर्यटन से संबंधित रोजगार को बढ़ावा देने, आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ये एक पर्यटन मंत्रालय की और भारत सरकार की एक अद्वितीय पहल है, जिसको हम लोग प्रसाद योजना के रूप में जानते हैं। फुल फॉर्म अभी हम बताएंगे, आप लोगों को मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तब तक। तो यही कहा गया है कि इन स्थानों के साथ साथ दूसरे जो भी पर्यटन स्थल हैं उन सब के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया जो है उसके माध्यम से आपको क्या करना होगा, इसके माध्यम से जो है इसका प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है इन स्थलों का। और साथ ही साथ कहां किया जा रहा है, घरेलू बाजार में और वैश्विक बाजार में। कहां पे किया जा रहा है प्रचार इसका, घरेलू एवं वैश्विक बाजार में इसका प्रचार अभियान शुरू किया गया, क्योंकि पर्यटन जो है वो प्रचार के माध्यम से ही पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ये बात तो आप लोगों को भी मालूम ही है, लिखा ही है, माध्यम से, घरेलू और तमाम सारे माध्यमों के माध्यम से। और तमाम सारे माध्यम क्या है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया। और इसमें ऐसा है कि जो पर्यटन मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय, इसकी आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहां पर भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मिलेगी। तो इसका मतलब है कि पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से भी इसमें जागरूकता अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स, ठीक है, इनके माध्यम से भी प्रचार हो रहा है। और कहां प्रचार हो रहा है ये मैंने बताया, घरेलू और वैश्विक बाजारों दोनों में प्रचार हो रहा है। तो आप सोशल मीडिया हैंडल में वही जो ऑफिशियल कह सकते हैं ट्विटर हैंडल है, या फिर ऑफिशियल मान लेते हैं यूट्यूब है, इस तरीके की जगहों पर भी इसका प्रचार प्रसार चल रहा है। आप लोगों तक भी पहुंचा ही होगा, मुझे लगता है एक आध बार देखा ही होगा आप लोगों ने। इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से भी इसका काफी ज्यादा प्रचार आप लोग देखते ही हो। तो ये जो है ये चीज जो है आपको पता चल गई कि ये अभी न्यूज में ये वाली खबर रही है। अब इसके अलावा क्योंकि ये पर्यटन स्थल किसी न किसी राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित होंगे, तो जो पर्यटन मंत्रालय है वो जो संबंधित राज्य है और या फिर वो जो संबंधित यूनियन टेरिटरी है, उसके परामर्श से उनके यहां स्थित जो भी तीर्थ स्थान हैं या जो विरासत स्थल हैं, उनके एकीकृत विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक मिशन चला रही है, जिस मिशन को प्रसाद मिशन कहा जाता है। और उसी प्रसाद मिशन के तहत इन जगहों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। अब वो प्रसाद मिशन है क्या, उसको हिंदी में आप कहेंगे तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन ड्राइव। इसी को प्रसाद बोला जाता है, ठीक है, विरासत संवर्धन ड्राइव। इंग्लिश में अगर इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे, नेशनल मिशन फॉर, ये राष्ट्रीय मिशन है इसलिए नेशनल, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख देता हूं और जिससे कि आपको थोड़ी ज्यादा आसानी होगी देखने में। नेशनल मिशन फॉर किस चीज के लिए, तीर्थ यात्रा कायाकल्प के लिए, यानी पिलग्रिमेज रिजुविनेशन के लिए, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन, ठीक है। नेशनल मिशन है किस लिए, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन यानी तीर्थ यात्रा के कायाकल्प के लिए, और आध्यात्मिक और विरासत संवर्धन के लिए। आध्यात्मिक और विरासत संवर्धन का मतलब हो गया स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज ऑगमेंटेशन, स्पिरिचुअल एंड विरासत संवर्धन का मतलब हो गया हेरिटेज ऑगमेंटेशन,
पिलग्रिमेंटेशन ड्राइव, ये इसका फुल फॉर्म है। तो जरा देखिए, पिलग्रिमेज P, रिजुविनेशन R, स्पिरिचुअल S एंड हेरिटेज H, ऑगमेंटेशन A, ड्राइव D। तो ये हो गया प्रसाद, PRASHAD, प्रसाद फुल फॉर्म है, याद रखना है आपको। तो ये जो ड्राइव है, ये एक ड्राइव चलाई जा रही है, ये एक मिशन चलाया जा रहा है, ये एक योजना चलाई जा रही है, जिसको शॉर्ट में हम लोग प्रसाद योजना कह रहे हैं। और ये प्रसाद योजना जो है क्या करती है, ये बेसिकली केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है कि ऐसे जो स्थल हैं, जो पर्यटन स्थल हैं, उनको चिन्हित किया जाता है, और चिन्हित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार या संबंधित जो यूनियन टेरिटरी है उससे संपर्क किया जाता है, और उनसे परामर्श लेकर के इन जगहों पर वो मोटिवेट किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है पर्यटन को और पर्यटन से संबंधित चीजों को। तो बढ़ावा दिया जाएगा तो स्वाभाविक से बात है कि इसमें वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हमको ध्यान देना है कि जो मैंने आपको ये बताया, जैसे अभी हमने आपको ये बताया कि ये है संस्कृति, पर्यटन और विकास मंत्री जो जी किशन रेड्डी जी ने कहा है कि सप्तमोक्षपुरी स्थलों सहित भारत के दूसरे पर्यटन स्थल को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए प्रचार किया जा रहा है घरेलू और वैश्विक बाजारों में। तो वो कौन कौन सी जगहें, जैसे ये जो चिन्हित किया गया है इन राज्यों के समर्थन के साथ, जैसे अयोध्या यूपी, मथुरा यूपी, माया उत्तराखंड, काशी यूपी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, हालांकि यहाँ पर कहा गया तो मध्य प्रदेश हो गया, पूरी उड़ीसा, द्वारका आपका गुजरात में पड़ता है, द्वारका कहाँ है, गुजरात में, गुजरात। तो इन सब लोगों से आपस में क्या किया गया, डिस्कशन किया गया, और डिस्कशन करके यहाँ पर प्लानिंग की जाएगी और इसका जो है क्या किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो वो जिस ड्राइव के अंतर्गत ये प्रचार किया जा रहा है उसके बारे में भी उन्होंने बताया, और बताया कि इस ड्राइव को हम पैसा देते हैं, ये ड्राइव जाकर के राज्यों के साथ में कन्वर्सेशन करती है और उसका प्रचार प्रसार करती है। तो ये प्रसाद मिशन के बारे में आपको एक बात तो ये पता चल गई, इसीलिए प्रसाद मिशन यहां पर चर्चा में आ गया। अब केवल प्रसाद मिशन ही नहीं है, या प्रसाद जो ड्राइव है वो प्रसाद ड्राइव ही काम नहीं कर रही है, दूसरी भी है, कुछ और भी है, जैसे स्वदेश दर्शन, इसको शॉर्ट में SD बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SD, स्वदेश दर्शन। तो स्वदेश दर्शन के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। स्वदेश दर्शन मतलब फिर वही बात हो गई, पर्यटन के लिए है, ये अपने देश के लोगों को ही या फिर दूसरे देश के जो प्रवासी भारतीय हैं दूसरी जगहों पर रहने वाले उनको भी, और भी अन्य लोगों को भी कह सकते हैं कि जोड़ने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि आकर्षित करने के लिए ये ड्राइव चलाई जा रही है। तो अब लोग वहां जाएंगे, कब जाएंगे, जब वहां के पर्यटन उस तरीके के हों, वहां का जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका डेवलपमेंट हुआ हो। तो बेसिकली टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं पर्यटन अधोसंरचना, पर्यटन अधोसंरचना, जिसको हम लोग टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, के विकास हेतु, यानी इसके डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम चलाई गई थी जिसको स्वदेश दर्शन बोला गया। तो इसके अंतर्गत भी वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाती है, ऐसा उस स्टेटमेंट में दिया गया। तो अब यहां पर न सिर्फ प्रसाद स्कीम जो है वो आपकी हाईलाइट हुई, बल्कि स्वदेश दर्शन, जिसको आप SD बोलते हैं, SD यानी स्वदेश दर्शन योजना जो है ये भी हाईलाइट हो गई लगे हाथ, और ये भी रिलेटेड है पर्यटन से ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये सब करते क्या है, तो तमाम सारी साइट्स हैं, जो भी ऐसे पर्यटन के स्थल जो हैं उनकी पहचान मुख्य रूप से राज्य सरकारों के साथ और जो यूनियन टेरिटरीज के जो प्रशासक हैं उनके साथ मिलकर के करते हैं। क्यों करते हैं इनके साथ मिलकर के, क्योंकि इस तरीके की साइट्स को की पहचान करना वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो राज्य सरकारों और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके जो प्रशासक हैं उनके विशेषाधिकार हैं। ये स्वाभाविक सी बात है कि केंद्र सरकार इनसे मिलजुल करके ही इनके साथ डिस्कशन करके ही तो तय करेगी कि कहां कहां पर्यटन को हमको बढ़ावा देना है इन जगहों पर। इसके अलावा परियोजनाओं को जो धन की उपलब्धता है, या फिर इसके अलावा जो भी विस्तृत योजना है, परियोजना की जो रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करना, योजना के दिशा निर्देशों का पालन करना, या फिर इस योजना के अंदर पहले से जो धन जारी किया गया है
उसका उपयोग कहां कहां किया गया है और उस उपयोग के अधीन किन किन जगहों को स्वीकृत किया गया था, ये सब चीजों पर निगरानी करने का काम इस स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत था। तो बेसिकली ये भी एक समावेशित योजना है। और अभी उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा उसी समय कि अब जो है SD 2.0 या 2.0 जिसको बोलते हैं, SD 2.0 भी शुरू किया है। मतलब सेकेंड फेज SD का शुरू किया गया है और सेकेंड फेज के अंतर्गत जिस स्थान को चिन्हित किया गया है वो स्थान है द्वारका। यानी इसका जो सेकेंड फेज है वो भी शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत पहले भी तकरीबन 15 राज्यों के साथ विचार विमर्श किया गया था और अभी भी इसमें जारी है और अब नए राज्य भी, नए स्थल भी इसमें जोड़े जा रहे हैं, जिसमें आप द्वारका का नाम देंगे। अगर आपसे पूछा जाए स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत SD 2 के अंतर्गत किस जगह को चिन्हित किया गया है, तो वो कौन सी है? द्वारका। द्वारका वही द्वारकापुरी, भगवान कृष्ण का धाम, गुजरात में है। तो ये चीज आपको आई होप कि समझ में आई होगी कि ये चीजें जो हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हमें यह पता चल गया कि ये हाईलाइटेड क्यों है, हमें यह पता चल गया कि इनको जो है केंद्र और राज्य सरकार जो है मिलकर के सारा काम इसमें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, इसको लॉन्च कब किया गया था, इसकी क्रियान्वयन एजेंसी कौन कौन सी हैं, इसके बारे में भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो आइए अब उसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमें समझना होगा कि प्रसाद है क्या, कब इसको लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, उद्देश्य इसके क्या हैं, वगैरह वगैरह। चलिए समझते हैं प्रसाद के बारे में। प्रसाद का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, सबको क्लियर होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में सभी लोग, जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी लोग शॉर्ट में प्रसाद स्कीम का जल्दी से जल्दी फुल फॉर्म लिखते हैं। हालांकि ये जो स्कीम है ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है और इस पर छोटा सा ऐसे लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख सकते हो। पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? वर्ष 2014-15 में इसे प्रसाद स्कीम के नाम से शुरू किया गया था। लेकिन तब जो प्रसाद स्कीम था उसका नाम क्या था? ये उस समय भी एक नेशनल कह सकते हैं स्कीम थी, एक राष्ट्रीय स्कीम था, नेशनल मिशन है, नेशनल मिशन, ये नेशनल मिशन है। लेकिन उस समय आपको ध्यान रखना है इसका नाम प्रसाद था, प्रसाद नहीं था। उस समय इसका नाम प्रसाद था। पिलग्रिमेज, रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल ड्राइव। ठीक है, पिलग्रिमेज, रिजर्वेशन, ठीक है, पिलग्रिमेज रिजर्वेशन ड्राइव थी ये, स्पिरिचुअल ड्राइव थी ये। ठीक है, पिलग्रिमेज, रिजर्वेशन, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल ड्राइव, ये नाम था इसका। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। ये पहले जो मैंने आपको डिफरेंस यहां पर पहले जो नाम लिखा है, पहले नाम लिखा है पिलग्रिमेज रिजर्वेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, लिखा है ना? क्लियर है? तो PRSAD वो पहले उसका नाम था, माफ कीजिएगा यहां आगे चले गए हम थोड़ा। तो ये क्या है? प्रसाद, माफ कीजिएगा PRSAD, ये प्रसाद, ये नाम था इसका पहले। तो PRA कह दीजिए, पिलग्रिमेज से PRA ऐसे बना करके भेज सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहले इसका नाम था। लेकिन अभी क्या है? स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज भी कर दिया गया, इसको बाद में हेरिटेज भी कर दिया गया। तो अब वो प्रसाद से प्रसाद हो गया। तो ये इसके बारे में भी एक पॉइंट यहां पे लिखा है कि अक्टूबर 2017 में प्रसाद से इसे प्रसाद कर दिया गया है। मतलब नेशनल मिशन फॉर पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ड्राइव कर दिया गया है इसको। तो 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया और इसको रीनेम किया गया 2017 में। ठीक है, ये चीज आपको 2 पॉइंट्स के तौर पर, इसके नाम के तौर पर याद करना है। अब अगर हम इसकी क्रियान्वयन एजेंसी के बारे में बात करें, इसकी क्रियान्वयन एजेंसी की बात करें, तो इसके लिए कोई अलग से कोई एजेंसी
हायर नहीं की गई है। बल्कि फिर मैं आपको दिलाऊं याद कि ये जो पर्यटन का काम है, मैंने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों से मिलकर के किया जाएगा, उनसे परामर्श करके किया जाएगा। तो संबंधित राज्य और यूनियन टेरिटरीज जो हैं, उनकी सरकारें जो हैं, वो जो भी चिन्हित एजेंसियां होंगी, उन एजेंसियों के माध्यम से इसका क्रियान्वयन करेंगी। तो बेसिकली यही बात है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी चिन्हित परियोजना है, ठीक है, योजना के अंतर्गत चिन्हित, या आधा ना बनाकर भी लिख सकते, थोड़ी जगह कम है इसलिए, परियोजना या योजना के अंतर्गत चिन्हित परियोजनाओं को संबंधित राज्य या यूनियन टेरिटरीज जो हैं के द्वारा चिन्हित जो एजेंसी हैं, चिन्हित एजेंसी या एजेंसियों, ठीक है, चिन्हित एजेंसियों के माध्यम से ये योजना जो है वो क्रियान्वित की जाएगी। अब हमें यह समझना होगा कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। ये जो क्रियान्वयन है उसका, योजना का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय वैश्विक तीर्थ और विरासत स्थलों का कायाकल्प करना। रिजर्वेशन है ये। तमाम सारे पर्यटन स्थल हमारे यहां जो हैं वो आध्यात्म और धर्म से जुड़े हुए हैं, तो उनका डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना, उनका कायाकल्प करना इस ड्राइव के अंतर्गत शामिल है। और जो भी विरासत स्थल हैं वो भी विरासत स्थल और तीर्थ स्थल, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास में हेरिटेजेस साइट्स हैं, इसीलिए एच बाद में जोड़ा गया, और जो भी हमारे पास स्पिरिचुअल जो साइट्स हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास में जो भी पिलग्रिमेज साइट्स जो हैं, उन सब का कायाकल्प करना और उसका आध्यात्मिक संवर्धन करना, ठीक है, उसका क्या करना? आध्यात्मिक संवर्धन करना, स्पिरिचुअल कह सकते हैं कि बढ़ावा देना उसका। क्लियर है सभी को? हाँ या नहीं? तो एक तो उद्देश्य ये है, मतलब जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं, बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ के स्थल हैं जहां की दशा ठीक नहीं है, तो वहां पे पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो वहां लोग जा नहीं पाते हैं। तो ऐसी जगहों को चिन्हित करके आगे बढ़ावा दिया जाएगा। और बहुत बड़े बड़े, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा वाराणसी में जो महादेव धाम है, काशी विश्वनाथ धाम जो है, वो बहुत पुरानी दशा में था, अभी एकदम पूरा उस जगह का कायाकल्प कर दिया गया है, पूरा एकदम चेंज कर दिया गया, ऐसे लगता ही नहीं, पुरानी चीजें आपको याद ही भी नहीं आएंगी वहां पर, एकदम इस तरीके से चेंज कर दिया गया उसको। और बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाका, छोटी छोटी गलियां, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी होती थी, विदेशी लोग जो है बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं होते थे, अब ज्यादा आकर्षित होंगे। तो ये चीज हमको वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा समुदाय आधारित विकास को इसमें जो है लक्ष्य रखा गया है, समुदाय आधारित लक्ष्य को, और जो भी स्थानीय समुदाय हैं उनके बीच इस सब चीजों की, पर्यटन और उससे संबंधित जो लोकल चीजें हैं उनका जागरूकता अभियान भी इसमें जो है चलाया गया है। इसके अलावा जो विरासत शहर हैं उनकी जो स्थानीय कला है, संस्कृति है, जो हस्तशिल्प है, या फिर जो भी व्यंजन वगैरह हैं, उन सब का पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास करना। यानी मान लेते हैं कि किसी जगह पर कोई स्थानीय कला बहुत फेमस है, कोई हस्तकला, कोई शिल्प कला बहुत फेमस है, उसमें उस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना, उसे आज के समय के हिसाब से बढ़ावा देना, वित्तीय और संसाधन से संबंधित सहायता देना, जिससे कि उसे और ज्यादा तेजी से इंटरनेशनल वे पे प्रमोट किया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ इससे वहां के लोगों की आजीविका को भी बढ़ावा मिले, ये इस ड्राइव का महत्व है। इसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो गैप हैं उनको खत्म करने के लिए एक ड्राइव के रूप में, एक तंत्र के रूप में काम करना, मजबूत तंत्र के रूप में काम करना। हमेशा ध्यान रखिए कि भाई किसी को भी आप आकर्षित कर रहे हैं तो वहां पर खुद एक आकर्षण का केंद्र होना चाहिए, जो कि
जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से आएगा, समझ में आ रही बात, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से आएगा, साफ सफाई के माध्यम से आएगा, इन सब चीजों के माध्यम से आएगा। तो इन सब चीजों में पैसा लगेगा। तो पैसा कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब इतनी बात हुई है तो थोड़ी सी चर्चा इस बात पे भी कर लिया जाए कि पैसा कौन दे रहा है और कितना दे रहा है। तो सबसे पहली बात तो इसका अनुदान जो है वो पर्यटन मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, इसका अनुदान या इसमें फंडिंग जो है वो कौन कर रहा है, पर्यटन मंत्रालय कर रहा है, टूरिज्म मिनिस्ट्री कर रही है। जितनी भी जो भी वित्तीय सहायता है वो वित्तीय सहायता पर्यटन मंत्रालय की तरफ से प्रदान की जा रही है। तो जो भी चिन्हित स्थान है, उन चिन्हित स्थानों को पर्यटन के लिए बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, CFA। तो केंद्र जो है, पर्यटन मंत्रालय जो है वो CFA जो है वो प्रदान कर रहा है बढ़ावा देने के। और इस योजना के तहत सार्वजनिक वित्त पोषण के भीतर जो भी घटक हैं उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% निधि का आवंटन किया जा रहा है। 100% निधि का आवंटन यानी 100% फंडिंग जो है गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, जो भी पब्लिक फंडिंग है उसके लिए। अब इसमें यह भी ध्यान देना है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, फंडिंग की बात हो रही है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी किसी स्कीम में बताया है, OROP स्कीम से पहले जो स्कीम मैंने डिस्कस करी थी उसमें बताया था, जिसमें तमाम सारे हेरिटेजेस साइट्स जो हैं उनको गोद लेने की बात करी गई थी। तो मैंने बताया था कि उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होती है, वैसे ही यहां पर भी गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग होती है। और उसमें जो है ऐसा है कि जो तमाम देश के बड़े बड़े निवेशक हैं वो भी इसमें अपना फंड लगा सकते हैं। जिम्मेदारी है ना एक तरीके की, आपका देश है तो आप भी तो उसको बढ़ावा दोगे कि सरकार ही बढ़ावा देगी, सरकार का ही देश है केवल। तो इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी, तो इसको बोल सकते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और साथ ही साथ एक और है CSR के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत भी आ सकता है कि भाई आप लोग भी बढ़ावा दीजिए, सरकार ही पैसा ना दे। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और PPP के माध्यम से इसमें इस स्कीम में स्थिरता आ सकती है, क्योंकि अगर पूरा का पूरा भार भारत सरकार के ऊपर ही चला गया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और ये अच्छी बात भी है भाई, आपके घर में सारी कुछ चीजों के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी आपके दादाजी और आपके पापा जी और आपकी दादी जी और आपकी माता जी की है, बात सही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी भाई आप भी उठा लो घर में रहने के नाते, तो घर और अच्छे से बन जाएगा ना। तो इसी को बोला गया इसी को बोला गया सामाजिक उत्तरदायित्व या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी को बोला गया। ठीक है, क्लियर है। तो इसके माध्यम से इन चीजों को चलाया, और इसके बारे में पिछले स्कीम में मैंने आपको बताया है। अब इसकी अगर हम वर्ष 2000 जो 23-24 है जो चल रहा है, वर्ष 2023-24, इसका जो बजट है उस बजट की अगर हम बात कर लें, उस बजट में इसमें कितना एलोकेशन हुआ है उसकी अगर हम बात कर लें, तो SD योजना के अंतर्गत, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 2022-23 में 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे पिछले साल। लेकिन इस साल 1412 करोड़ रुपए स्वदेश दर्शन योजना में जो कह सकते हैं बजट जो हुआ था उसमें आवंटन किया गया था। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इसका घोषणा किया था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो प्रसाद स्कीम जो है, प्रसाद स्कीम, उसमें 250 करोड़ रुपए जो हैं उसको एलोकेट करने की बात कही गई थी वर्ष 2023-24 में। हालांकि वर्ष 2022-23 में भी लगभग इतना ही जो है एलोकेशन किया गया था।
अब देखिए, स्वदेश दर्शन योजना और तीर्थ यात्रा जो योजना है इसमें थोड़ा सा अंतर है। प्रसाद योजना जो है वो थोड़ा हल्का बेसिक सा अंतर है। प्रसाद योजना जो है वो रिजर्वेशन का कार्य करती है, कायाकल्प करने का कार्य करने के लिए है, और विरासत वृद्धि जो है उसको बढ़ाने के लिए है, डेवलपमेंट के लिए बेसिकली। मतलब ऐसी ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया, जैसे मैंने बताया कि सप्तमोक्षपुरी हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया, अब उनका डेवलपमेंट होगा, वो डेवलपमेंट प्रसाद स्कीम के अंतर्गत होगा। इसके अलावा आप देखते हैं कई बार सरकार की तरफ से डेस्टिनेशन टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। आपको घुमाया जाएगा, देश के दर्शन कराए जाएंगे, तो किसी ट्रेन के माध्यम से या बस के माध्यम से या किसी दूसरे कैंपेन, तो आपको क्या किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह घुमाया जाएगा। स्वदेश दर्शन की एक अलग अलग पैकेजेस निकलते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ेगी उससे। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, ये बहुत बड़ा भारत है, ये कोई छोटा सा भारत नहीं है, बहुत बड़ा भारत है। और चौहों दिशा में अगर हम भारत में देखें तो विविधताएं हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, हर प्रकार की विविधताएं, भौतिक, भौगोलिक, और ये सब पर्यटन के अंतर्गत आती हैं। उत्तर भारत की संस्कृति को लोग देखने जाते हैं दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत की संस्कृति को लोग देखने जाते हैं उत्तर भारत से, पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत से पूर्वी भारत। तो केवल प्लेसेस को ही नहीं देखा जा रहा है, कल्चर को भी देखा जाता है, लैंग्वेज को भी देखा जाता है। इन सब चीजों के चौतरफा विकास के लिए ये स्वदेश दर्शन योजना है। इसके लिए 1412 करोड़ रुपए, यानी 1412 करोड़ रुपए इस साल आवंटित किए गए। तो इसमें आपको देखना है कि 15 राज्यों के 50 स्थलों की पहचान भी की गई है, जो जिसमें डेस्टिनेशन टूरिज्म जो है वो केंद्रित किया गया है, डेस्टिनेशन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ये स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत, एसडी योजना के अंतर्गत। और इसी में आपने देखा कि एसडी 2.0 जो है, इसमें अभी अभी हालिया समय में आपको मालूम है कि इसमें द्वारका को शामिल किया गया है, द्वारका से इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये तो 15 राज्य हैं इसके एसडी योजना के, लेकिन तीर्थ यात्रा कायाकल्प में यानी कि प्रसाद योजना में तकरीबन 12 शहरों को यहां लिया गया है, जिसमें से 7 तो सप्तमोक्षपुरी भी आप लोगों ने देखे। तो 12 शहर कौन कौन से, जरा उसको देख लीजिए। ये अमृतसर है, अमृतसर पंजाब का हिस्सा हो गया, पंजाब में अमृतसर। केदारनाथ ये उत्तराखंड का हिस्सा हो गया, उत्तराखंड, यहां पर आप देख रहे हैं। मथुरा, मथुरा ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो गया। वाराणसी ये भी उत्तर प्रदेश। ये गया बिहार, ठीक है। कामाख्या ये आपका असम, ठीक है। पुरी ये आपका उड़ीसा या ओडिशा, ठीक है। अमरावती ये आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और कांचीपुरम और वेलकान्नी ये दोनों जो है आपके तमिलनाडु में है, तमिलनाडु ये स्थल है। इसके अलावा आपका द्वारका ये गुजरात, और आपका ये अजमेर ये हो गया राजस्थान, राजस्थान। तो ये अलग अलग जगहों के हैं, ये 12 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये जो हैं ये प्रसाद साइट्स है। हो सकता है आपसे प्रसाद साइट्स के बारे में पूछ ले, तो आप प्रसाद साइट्स के बारे में इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। प्रसाद साइट्स के बारे में आपको अमृतसर, अमृतसर पंजाब, ठीक है। इसके अलावा केदारनाथ, केदारनाथ ये आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड। इसके अलावा आपका कामाख्या, कामाख्या ये हो गया आपका असम। इसके अलावा मथुरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ही आपका वाराणसी, वाराणसी जिसे आप काशी कह सकते हैं, काशी ये आपका उत्तर प्रदेश। गया ये बिहार में, बिहार। और पुरी ये आपका उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा।
और इसके अलावा आपका अमरावती, अमरावती ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर आपका कांचीपुरम, कांचीपुरम ये आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। और यहां पर आप देख सकते हैं वेलना, वेलना कानी या वेलना कानी ऐसे बोला जाता है, वेलना कानी, ये भी आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। ये हो गया। और फिर इधर आपका अजमेर और द्वारका, अजमेर राजस्थान, और फिर द्वारका ये आपका गुजरात, गुजरात। ये स्थान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्थल हैं जो कि इसमें प्रसाद स्कीम के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रसाद स्कीम के बारे में बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल गई होगी। अब बारी है आज के प्रश्न की, जो कि प्रसाद स्कीम के ऊपर ही आधारित है। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। प्रश्न है, प्रसाद योजना, जिसे तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन ड्राइव के नाम से जाना जाता है, यह किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, प्रसाद योजना के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह चिन्हित तीर्थ स्थानों के विकास और सौंदर्यीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय वित्तीय सहायता यानी CFA प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या तो एक ना ही दो। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से याद करा देना चाहता हूं कि 22 अप्रैल से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, लाइफ फाउंडेशन बैच, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में। इससे जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, बिना किसी स्पेस के, VIRADLIVE लाइव, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे एडमिशन लेने के दौरान। आपको ये कोर्स 18,999 की सबसे आसान या सबसे कम मूल्य में मिल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी, आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। देखिए, ये जो लेक्चर मैंने लिया है इसका PDF जो है आपको यहां पर मिल जाएगा, या फिर आप इसे स्कैन कर सकते हैं, एक ही बात है। बाकी आप हमें विरत दुबे 01 नाम से कहीं पर भी सोशल मीडिया में आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। क्लियरली आप विरत दुबे 01 लिखोगे तो आप आसानी से हमें पा सकोगे। इस उम्मीद के साथ कि भाई आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, चीजों को जान समझ रहे होंगे। मुलाकात करेंगे इसी तरीके की कुछ नई स्कीम के साथ अगले बार इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।